अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। सैयदा शाह नावल में आप सबको खुश आमदीद। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि नावल पढ़ने का आपका सिलसिला बरकरार रहे और मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए नावल लिख रही हूँ तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नावल के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मजीद अच्छा आपके लिए लिख सकूं। और ये बताएं कि आपको नावल ख्वाबे इश्क कैसा लग रहा है। ख्वाबे इश्क किस्त नंबर 26। सिंधु हाउस में आज सुबह से ही गहमी थी और मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू थी। अब्बा जी सुबह दुकान पर जाते तैयारी करने का हुक्म दे गए थे। साथ बड़ी बहू रुबीना को सख्ती से ताकीद की थी कि वो फरजाना को इस सब से दूर रखे। इन्हें शक था कि वो फिर कोई गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगी। नगीन तो सुबह से ही अपने कमरे में बंद थी और बस रोने पे ही जोर डाला हुआ था। इसने बहन को भी फोन करके सब बता दिया था और नसरीन ने इसको यकीन दिलाया था कि जो वो चाहेगी वही होगा। वो पूरी कोशिश करेगी अब्बा जी को जिससे बात करने की और इन्हें मनाए। लेकिन नगीन जो घर में देख रही थी इसके हिसाब से इसे किसी भी बात पर यकीन नहीं था। इसे पता था कि अगर आज वो मेहमान आ गए तो अब्बा जी ने जो बात कर दी वो इससे फिर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे बाजी बात करे या फिर कोई और इससे तो बस अपने ख्वाबों के अधूरा रह जाने का गम ही खाए जा रहा था। नगीन देखो इन दोनों में से कौन सा सूट तुम्हारा इस्त्री करो, नरगिस ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, जो हाथ में इसके कपड़े पकड़े हुए थी जो अभी दर्जन देकर गई थी। अम्मा के हुक्म पर इसके कपड़े लेकर इस्त्री करने के लिए इसके कमरे में आई। वो अपने ध्यान में मगन बात करती हुई कमरे में दाखिल हुई थी और कपड़ों को साथ निकाल कर देख रही थी। कोई जवाब ना मिलने पर नगीन की तलाश में नजर घुमाई तो वो इसे कोने में जमीन पर बैठी रोती हुई नजर आई। कपड़े वही बेड पर फेंक रखते हुए वो नगीन की तरफ बढ़ी और इसके चेहरे से हाथ हटाते हुए बोली, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है? नरगिस का इस तरह पूछना था कि नगीन इसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। नरगिस को समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे किस तरह चुप कराए। इसने इसकी कमर के गिर्द हसार बांधा और इसे तसल्ली देने लगी। नगीन चुप हो जाओ यार, क्या हो गया, क्यों मेरी जान निकाल रही हो ऐसे, बताओ तो सही क्या हुआ, इस तरह क्यों रो रही हो? नरगिस मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मैं क्या करूं? अब्बा जी से कोई बात करे, इन्हें कोई किससे कहूं कि अब्बा जी से सब बारे में बात करे। नरगिस इसकी बात सुनकर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए बोली, तुम अभी शादी नहीं करना चाहती या यहाँ शादी नहीं करना चाहती? इसके सवाल पर नगीन चटपटाती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, इससे शादी नहीं करना चाहती? मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। वो हिचकियों के दरमियान बातें कर रही थी। रोते रोते अब इसकी हिचकी बंद चुकी थी। क्या कोई मतलब नहीं मेरा, तुम इस बात की टेंशन ना लो। अभी कौन सा शादी हो रही है, अभी तो सिर्फ वो लोग देखने आ रहे हैं और तुमने रो रो कर अपना हशर कर लिया है। देखो तो आंखें कैसी सूजी लग रही है, उठो मुंह हाथ धो, वो फ्रेश हो, देखा जाएगा जब वो लोग आएंगे। एवं रो के खुद को हलकान मत करो, उठो शाबाश। नगीन ने इसे जबरदस्ती उठा के बाथरूम की तरफ धकेला और खुद इसके कपड़े लेकर आयरन स्टैंड की तरफ बढ़ी। इसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाज का बना हुआ था। वो सोच रही थी कि कहीं नगीन भी तो नमान के साथ इन्वॉल्व नहीं, कहीं वो भी तो इसको पसंद नहीं करती या फिर वो किसी और को पसंद करती है जो वो इस तरह शादी के नाम पर रो रही थी। क्योंकि जहां तक वो जानती थी इसको पढ़ाई का तो इतना शौक नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई को लेकर इस तरह रोना धोना मचाती। नरगिस पहले ही बाई को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि नमान कल से इसे मुसलसल फोन कर रहा था और कह रहा था कि किसी तरह वो ये रिश्ता होने से रोके वरना वो कुछ
कर लेगा। अगर इसने कुछ ना किया तो वो खुद वहां आ जाएगा। वो बहुत परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में नुमान को लेकर फिर कोई तमाशा हो। इसे फरजाना भाभी की वो नजरें नहीं भूल रही थी जो कि नुमान की कॉल आने पर बड़ी मैनीखेज नजरों से इसकी तरफ देख रही थी। मारिया के बाहर जाने के बाद अब इससे पहले कि सबूही रबेल से पूछती वो क्या बातें कर रही थी, मारिया के बारे में सवाल पूछती, दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। रबेल बिना पूछे जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। चेहरा इसने पहले ही ढांप लिया था। दरवाजा खोल के इसने बाहर झांका और साथ खुद ही बाहर निकल गई। वो इस टाइम अपने दुपट्टे से उलझ रही थी जिसे उतारने के लिए वो पिन उतारने की कोशिश कर रही थी जो कि दुपट्टे में फंस चुकी थी। एकदम से तेज परफ्यूम की खुशबू ने इसके इर्द गिर्द हाथा किया। साथ ही बारी मर्दाना आवाज गूंजी, अस्सलाम वालेकुम। वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी और दुपट्टा भी इसके हाथ से छूट चुका था। देखा तो मुजम्मल खड़ा था, होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट लिए जो यकीनन सूही की हड़बड़ाहट को देखकर आई थी। वो अपने सामने मुजम्मल को देखकर ऐसा बुखलाई कि नजरें झुकाना ही भूल गई। वो होंठों की तरह यकटक से देखे जा रही थी। इसकी बदहवासी ने मुजम्मल को हंसने पर मजबूर कर रही थी। वो बहुत मुश्किल से होंठों को पीछे जब्त कर रहा था। क्या बात है मिसेस, बहुत प्यारा लग रहा हूँ। इसे यूं खुद को देखता पाकर मुजम्मल ने कहा। मुजम्मल की बात सुनकर सबूही पर घड़ों पानी पड़ गया। वो जल्दी से इसकी तरफ से रुख मोड़कर खड़ी हो गई। इसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसका जी चुल्लू पर पानी में डूब मरने का कर रहा था। कैसे वो नदीदों की तरह इसे घूरी जा रही थी। अपने दिल पर हाथ रखे वो अपनी धड़कन को काबू करने की कोशिश कर रही थी जो कि इसे लगता था कि सीने की दीवारें तोड़कर बाहर ही निकल आएगा। कुछ ना बोलने पर मुजम्मल ने इसकी तरफ कदम बढ़ाया और इसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मुजम्मल को खुद के सामने आते देखकर सबूही ने सर को झुका लिया था। मुजम्मल जो इसे यूं सर को झुकाते देखा तो अपना हाथ से इसकी थोड़ी को पकड़कर इसके चेहरे को ऊपर की तरफ करते हुए बोला, क्या हुआ है मिसेस, अब हमसे पर्दा, हमें खुद को देखने तो दीजिए। निकाह के बाद अब आप पर हम हक रखते हैं हर तरह का। इतने में ही सूही की टांगे कांपना शुरू हो गई थी। इसे खड़े रहने में मुश्किल हो रही थी। इससे पहले कि वो गिरती, मुजम्मल ने इसे अपने हिसार में लिया और इसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मेहर सिफ्त की। निकाह मुबारक हो, बहुत बहुत वेलकम मेरी जिंदगी में आने के लिए माय बेटर हाफ। सूही के लिए खुद को संभालना बहुत दुश्वार हो गया था। इसे लग रहा था कि वो बस अब गई, इससे पहले वो बेहोश होकर गिरती। मुजम्मल ने इसे पकड़कर सोफे पर बिठाया और बोला, मिसेस, मेरे लिए बाइसे सादत होगा कि आपका गिरना और मेरा आपको संभालना, लेकिन इस टाइम वक्त का तकाजा है कि मैं अपना काम जल्दी निपटाऊं। कहते साथ ही इसने अपनी पॉकेट से एक खूबसूरत केस निकाला और इसे ओपन करते सबूही के सामने किया, जिसमें बहुत खूबसूरत गोल्ड का ब्रेसलेट था, बहुत ही नफीस और दीदा जेब डिजाइन से बना, डायमंड से सजा। वाओ, ब्रेसलेट की खूबसूरती देखकर सबूही के मुंह से बेसाख्ता निकला, शुक्र है खुदा का आपको पसंद आया। मैं आई। मुजम्मल ने अपना हाथ आगे किया। सबूही ने लम्हे के लिए जोर से अपनी मुट्ठी पीस ली जैसे वो हाथ ना पकड़ाना चाहती हो, और मुजम्मल के माथे पर बल पड़ा क्योंकि इसका ध्यान इसके हाथों की तरफ ही था। इसने सर उठाकर इसे घूरना चाहा तो वो सर झुकाए हुए थी। दूसरे ही लम्हे इसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुजम्मल ने मुस्कुराते हुए ब्रेसलेट से इसकी कलाई में बांधा और साथ ही अपने लब इस पर रख दिए। सबूही जी जान से कांप गई। इस शख्स की बेबाकी इसकी जान निकाल रही थी और जल्दी से अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी। वो बस सवाए जोर लगाने के कुछ ना कर सकी। माय बेटर हाफ, ये हाथ हमने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, बहुत मजबूती से पकड़ा है। अल्लाह से दुआ है कि कब्र तक आपका हाथ यूं ही मजबूती से पकड़े रहे। इससे पहले कि वो मजीद कोई और हरकत करता, क्योंकि वो सूही की सिमत झुका था, इसने डर के मारे पीछे को होना चाहा तो मुजम्मल ने कमर के गिर्द हाथ डालकर इसकी हरकत को रोक दिया था। दरवाजे पर दस्तक हुई और साथ ही मारिया की आवाज आई, भाई
आ जाएं, पापा बुला रहे हैं, टाइम इज टू शॉर्ट। मुजम्मल ने दरवाजे को ऐसे घूरा जैसे वहां दरवाजा नहीं मारिया हो। रूही की पेशानी पर एक और मेहर सिक्त की साथ ही इसके कान में झुकते हुए बोला, इरादा तो कहीं और था, लेकिन चले, माफ किया आपको। इसकी बात पर सर उठाकर इसकी तरफ देखा तो इसका फोकस अपने होठों की तरफ देखकर इसने लब भींच लिए। मुजम्मल मुस्कुराते नफी में सर हिलाते उठ खड़ा हुआ। खुदा हाफिज नहीं कहेंगी मिसेस? खुदा हाफिज, वो धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली। उफ, आप तो खुदा हाफिज भी नहीं करना आता। चलें, कोई नहीं, मैं सिखा दूंगा। एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जल्दी से बाहर निकल गया। सूही ने इसके जाने के बाद लंबी और गहरी सांसें ली। दिल की रफ्तार अभी तक नॉर्मल नहीं हुई थी। इस वक्त वो सब भूल के इस शख्स की बेबाकी सोच रही थी। इसने तो मुजम्मल को आज तक बहुत सुलझा हुआ इंसान ही पाया था, कभी नजरें उठाकर खुद की तरफ देखता हुआ महसूस नहीं किया था। और आज एकदम से वो सब भूल चुकी थी कि वो पहले इसके लिए गैर महरम थी और अब वो इसकी महरम, इसकी लाइफ पार्टनर है। मुजम्मल ने कमरे से बाहर आते हुए अपनी हरकत के बारे में हैरान था कि आया इसने ये सब किया है। इसने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि वो ये सब सूही का ध्यान बटाने के लिए कर रहा था, वरना कौन सा वो इससे मोहब्बत करता है जो इस तरह की हरकत करता। लेकिन दिल इस बात पर एहतजाज कर रहा था जिससे वो इग्नोर करता बाबा साहब और अपने अब्बा जी की तरफ बढ़ा। मुजम्मल, मेरा ख्याल है जामन शाह के साथ हम सब वापस चले जाते हैं और तुम यहाँ रहो, तुम्हारी अब यहाँ ज्यादा जरूरत है। जी अब्बा जी, जो आपको ठीक लगे, पर वहाँ पर जमीनों का क्या? इसकी तुम टेंशन ना लो, वो सब मैं देख लूंगा। क्यों शाह जी, सही कह रहा हूँ ना? तीन शाह की तरफ रुक कर के बोले, बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब, आप लोग निकलो, फिर हम भी बच्ची को लेकर जाएं। घर वापसी पर पुप्पो ने छुपते छुपाते सूही को कमरे तक बचाया और खुद रहायशी हिस्से की तरफ बढ़ी, जहाँ बुआ और चौकीदार की मदद से दूसरे नौकरों को सोने पर मजबूर किया गया था। रात को इन सबको चाय में नींद की गोलियां देकर, बुआ क्या प्रोग्रेस है? जाते ही बुआ से सवाल किया, जो कि बाहर बरामदे में ही टहल रही थी। शुक्र है बीबी आप आ गई। मुझे लगता है मंजूरा और इसका घर वाला अब जागे हैं। कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लें, हम भी आ गए हैं। आप जल्दी से किचन की तरफ जाएं, इससे पहले कि दूसरे लोग उठे और खुद भी कमरे की तरफ चल दी, थोड़ी देर आराम कर सके। वो सबूही को महफूज हाथों में सौंपकर बहुत पुरसुकून थी। शमाइला को यकीन था कि मुजम्मल सबूही के लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित होगा। यकीनन शाह साहब ने बर वक्त एक अच्छा फैसला किया है। वो अपने भाई के जाने के बाद आज थोड़ी पुरसुकून में आई थी और अपने भाई की अमानत की हिफाजत का जिम्मा भी इसके हकदार को सौंपकर खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। अब इनका इरादा फिर से इस खत को पढ़ने का था जो कि भाई साहब ने इन्हें दिया था, इनके भाई का आखिरी प्यार और पैगाम इनके लिए। तानिया के कमरे में इस टाइम हड़बूम मची हुई थी। भाभी और तस्मिया इसकी तैयारी में मदद कर रही थी। भाभी ने इसे अपनी फ्रेंड की पार्टी में जाने का बोल के तैयार किया था और अब वो खुद से ज्यादा इसको तैयार कर रही थी। तैफूर का दिया हुआ ड्रेस उन्होंने तानिया को ये बोलकर दिया था कि वो लेकर आई है पार्टी के लिए। इसे ये बोलकर दिया था कि वो पार्टी के लिए इनकी पसंद का ड्रेस पहनकर जाए, जिसने डार्क पर्पल और व्हाइट कलर की मैक्सी पहनने पर एतराज था कि वो ड्रेस बहुत हैवी है, मैं कौन सा किसी की शादी में जा रही हूँ, मैं ये नहीं पहनना, ये वो इसके सारे बहानों को नजरअंदाज करके उन्होंने जबरदस्ती से ड्रेस पहनाया था और अब इसका मेकअप कर रही थी। भाभी ने तस्मिया को भी अपने साथ इस राज में शामिल कर लिया था, जो कि इनका पूरा पूरा साथ दे रही थी। वो अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी। इसे यकीन था कि तानिया जो इतने दिनों से अफसुर्दा और परेशान हालत में फिर रही है, यकीनन तैफूर से बात करने के बाद वो फ्रेश हो जाएगी और अच्छा महसूस करेगी।
तानिया के सर पर अच्छे से हिजाब सेट करने के बाद भाभी ने एक आखिरी नजर इस पर डाली। इस टाइम इनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया जो उन्होंने फौरन ओपन किया। से तफूर का मैसेज था जो कि इन्हें जल्दी पहुंचने का कह रहा था और साथ तैयारी का पूछा। भाभी ने इसे सब गुड का मैसेज किया और तानिया को लेकर जल्दी से नीचे की तरफ बढ़ी। उन्होंने तानिया को चादर उड़ा दी थी कंधों पर ताकि किसी को भी इसके ड्रेस पर कोई इतराज ना हो और इस टाइम वैसे भी वो चेंज करने की कंडीशन में नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से इसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ी जहां पर इनके मियां गाड़ी में इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। तैफूर की बताई हुई जगह पर पहुंचते भाई ने गाड़ी को रोका और खुद मोबाइल पर नंबर डायल करते हुए गाड़ी से बाहर निकले। तानिया ने भाभी की तरफ देखा तो वो मजे से बैठी हुई अपने शोहर की तरफ ही देख रही थी। भाई ने इन्हें कोई इशारा किया था तो भाभी गाड़ी से बाहर इसे गाड़ी से बाहर निकली और तानिया की साइड का डोर ओपन करते इसे बाहर निकाला और इसे लेकर एड्रेस की तरफ बढ़ी। इतनी देर में तैफूर भी बाहर आ गया था। इसने मुस्कुराते हुए भाभी का शुक्रिया अदा किया। भाभी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं भाई कहते तानिया का हाथ छोड़े वापसी के लिए शोहर की तरफ बढ़ी। तानिया हैरान परेशान इन दोनों की तरफ देख रही थी कि इसके साथ हुआ क्या है। इससे थोड़ी देर इस सूरत हाल को समझने में लगी। समझ आते ही इसने भी भाभी के पीछे कदम बढ़ाने चाहे कि उनके हाथ को किसी मजबूत गिरफ्त में पाया। इसने पलट कर देखा, इसका हाथ तैफूर के हाथ में कैद था। इसने बहुत गुस्से से तैफूर को घूरा और बोली, हाथ छोड़े मेरा। तैफूर इसके गुस्से को एंजॉय करते हुए बोला, और अगर ना छोड़ो तो मैंने कहा मेरा हाथ छोड़े वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तानिया को शदीद गुस्से के साथ रोना भी आ रहा था, लेकिन वो इस शख्स के सामने रोना नहीं चाहती थी। इसे भाभी और सैफ भाई से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस शख्स के साथ मिलकर इसे इस तरह चीट करेंगे। तैफूर ने जब देखा कि इस तरह मामलात खराब हो सकते हैं तब फौरन वक्त की नजाकत को समझते हुए तानिया का दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले लिया और बोला, प्लीज तानिया मेरी बात सुन लो, गुस्सा मत करो, अंदर चलो, बाकी बातें वहां बैठकर करते हैं। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, मुझे घर जाना है। हाथ छोड़े मेरा वरना मैं शोर मचा दूंगी। ओके ठीक। इसके दोनों हाथ छोड़कर साइड पर खड़े होते हुए बोला, मचाओ शोर, मैं भी तो देखूं कौन आता है तुम्हारी मदद के लिए। तानिया को अपनी बेबस रखा तो इसे थोड़ी देर के लिए तो कुछ नजर ही नहीं आया क्योंकि वहां की लाइटें ऑफ थी। इसे डर लगा। इससे पहले वो डर के वापस कदम बढ़ाती तैफूर ने इसका हाथ पकड़ा और इसे लेकर एक सिमत बढ़ा। तानिया को थोड़ी देर लगी थी माहौल से मनूस होने में। इनके सेंटर में पहुंचने तक लाइटें ऑन हो गई थी जो कि मल्टी शेड्स डिम लाइट थी। बहुत ही खूबसूरत और दिल नशीन मंजर पेश कर रही थी। धीमी आवाज में चलती हुई मौसीकी माहौल को बहुत ख्वाबनाक बना रही थी। पूरे हाल में जगह जगह खुशबूदार कैंडल्स रोशन थी। तानिया पूरी तरह इस माहौल की खूबसूरती में गुम थी। तैफूर ने चेयर खींचते इसको बिठाया और खुद सामने रखी दूसरी चेयर की तरफ बढ़ा। तानिया ने पूरे हाल में नजर गमाई तो इसे अपनी टेबल के अलावा बाकी सारा हाल नजर आया। पूरे हाल में बहुत खूबसूरत लिली और रेड रोजेस से सजावट की गई थी और ये दोनों ही तानिया के फेवरेट फ्लावर्स थे। इनकी टेबल पर भी लिली का बुके पड़ा था। बाकी इंशाल्लाह आइंदा फिर हाजिर होंगे नई एपिसोड के साथ।